कान्हा वाक़े की बाज़गश्त अभी थमी न थी कि आज लाहौर के शालीमार टाउन में एक ज़ेर तामीर स्कूल की इमारत गिर गई, जिससे एक बच्चे की हलाकत भी हुई है। पंजाब हुकूमत ट्यूशन सेंटर और स्कूल्स की इमारतों को रेगुलेट करने में क्यों नाकाम हो रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कान्हा वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत को अचानक ये ख्याल क्यों आया कि गैर कानूनी तौर पर जो ट्यूशन सेंटर्स कायम हैं उनका सर्वे किया जाए और उन ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कराई जाए। ये काम तो बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पार्ट पर जो नेग्लिजेंस है और जो नाअहली है, उससे इख्तलाफ की बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के ऊपर तवज्जो दी जाती है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी तरफ नहीं देखा जाता, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें आपको निज़ाम इंसाफ की, अपनी गवर्नेंस की बुनियादें ठीक करने की ज़रूरत होती है। उस काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, बल्कि कॉस्मेटिक मेजर्स जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब ये जो एक केस स्टडी है, इसके तौर पे अगर हम इस सानहे को देखें तो ये एक पूरे सिस्टम का आपको फॉल्ट नज़र आता है। नंबर वन ये है कि वो खातून क्यों यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर खोलने पर मजबूर हुई, क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं वो बेरोजगार थे। उनकी जो रेडी थी उसको वहाँ पर मार्केट के अंदर प्लेसमेंट के मसाइल थे जी। अब ये पहला वो मसला है कि जिसके ऊपर हम पेरा फोर्स के ऊपर जब बात करते हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि जी आप तजावुज़ात के खिलाफ तो बात करते हैं, लेकिन उनको मुतबादिल जगह कौन देगा, ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा मामला ये है कि उस टूटी फूटी छत के नीचे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो क्या फीस दे रहे थे। क्या आप यकीन कर सकती हैं, कोई 300 रुपया दे रहा था, कोई 500 रुपया दे रहा था, कोई 600 रुपया दे रहा था। तो वो जो 20-25 बच्चे थे, 30 बच्चे थे, उनसे टोटल इनकम उस खातून को 9 से 10 हजार रुपया पर मंथ होती थी, जो कि एक और पाकिस्तानी मुआशरे का यहाँ का एक शर्मनाक पहलू है। अब उसके बाद तीसरी बात यह है कि उस जगह पर जहाँ पर ये सानिया हुआ है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि गलियों की क्या सूरत हाल एग्जैक्टली वहाँ पर इमदादी काम करने में क्या मुश्किलात पेश आई। जब मैं कॉस्मेटिक्स की बात करता हूँ, तो जब हम गुलबर्ग के अंदर टफ टाइल लगा देते हैं, जब हम ड्रोन फुटेज बना के चला देते हैं कि जी शहर खूबसूरत हो गए, तो ये गलियां नजरअंदाज रह जाती हैं। अब ये 3 से 4 ऐसी चीजें हैं कि जिससे पता चलता है कि आपका सिस्टम किस हद तक खराब है, और उस खराबी को दूर करने की जो वजूहात हैं वो हमारे सामने हैं। माजिद सर, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि सर्वे तो आज तक हुआ ही नहीं कि पता लगे कितने गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं। यानी कोई सर्वे होता है, कोई चेक एंड बैलेंस होता है। आज तक पंजाब हुकूमत को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई सर्वे करना होता है। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये कि जब आप स्कूल्स को आउटसोर्स करेंगे, एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तो उसके बाद इस तरह की चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। ट्यूशन सेंटर का क्या मतलब है? ट्यूशन सेंटर का मतलब ये है कि स्कूल के अंदर वो रिक्वायर्ड जो अटेंशन है वो बच्चे को नहीं मिल रही। वहां पर उसका जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसको एक एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। और वो एडिशनल सपोर्ट वो किस कीमत पे हासिल कर रहा है? 500 रुपए, 600 रुपए पे। तो ये मेरा ख्याल है कि इस चीज को देखने की जरूरत है। आज फिर एक और सानिया लाहौर में ही हुआ है। तो अब ये मामला है कि जब आप इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे कि क्या ट्यूशन सेंटर के कोई SOPs होने चाहिए, क्या ट्यूशन सेंटर में वही टीचर जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता वो यहाँ पे आके पढ़ाना शुरू कर देता है, या वहां पे वो क्यों नहीं पढ़ाता। तो ये एक चेन है, इसको हम एक इवेंट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि हम ये कहें कि जी एक जगह पे छत गिर गई और उसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अच्छा, बात अब सिर्फ ट्यूशन सेंटर्स तक नहीं है, बहुत से गैर कानूनी स्कूल भी बने हुए हैं, और उसके अलावा अभी तक 133 सरकारी स्कूल की इमारतें ऐसी हैं, सरकारी स्कूल की, जो जिनकी बहुत बुरी हालत है और वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत अब वेट कर रही है कि वो भी गिर जाएं, एक ही दफ़ा ये जो गरीबों के बच्चे मरने हैं मर जाएं, उसके बाद हम जाके ताज़ियत कर लेंगे, 10-10 लाख रुपए घर वालों को दे देंगे? देखिए, जो फायर फाइटिंग का मोड होता है ना, ये जिसके अंदर आप ये चाहते हैं कि जी मामले के बाद आपने इस पे रिएक्शन देना है, ये गवर्नेंस में कोई अच्छी अप्रोच नहीं समझी जाती। गुड गवर्नेंस नाम ही इस बात का है कि आप वक्त से पहले उन चीज़ों को असेस करें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, ताकि ये वाकयात कम से कम हो। अगर उसके बाद आपने इंक्वायरी कमेटी बनानी है, उसके बाद आपने सर्वेज करने हैं,
तो इसका मतलब ये है कि आपका मौजूदा सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा। और एजुकेशन के अंदर तो अब अफसोसनाक सूरत हाल ये हो गई है कि जो स्कूल प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं उनके अंदर इस चीज का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि टीचर की सैलरी क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको अनस्किल्ड लेबर जितनी सैलरी भी नहीं मिल रही तो उसके बाद फिर ये ट्यूशन सेंटर्स का जो मामला है ये डेफिनेटली जो है ये डिस्कस होगा और यहाँ पे लोग जाएंगे। अच्छा, ट्यूशन सेंटर के अलावा अगर मैं बात करूं, मरियम नवाज साहिबा आज जेल इस्लाहात के हवाले से एक तकरीब में वो गई हुई थी, जहां पर उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि वो खुद अडियाला में रह चुकी हैं, कैद तन्हाई भी गुजार चुकी हैं और उनको अंदाज़ा है कि इससे मतलब इंसान की जो मेंटल हेल्थ होती है वो कितनी ख़राब होती है। सो दैट मीन्स कि शी न्यू कि वहाँ पे कैद तन्हाई में रहना कितना मुश्किल है, और इसका मतलब है कि उनको इमरान खान की हालत का भी अंदाज़ा होगा क्योंकि वो भी इस वक्त अडियाला जेल में है और अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें ये जो इंतकाम का एक दायरा है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जब आईनी तरामीम की जाती हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का तो बड़ा ख्याल रखा जाता है, देखा जाता है कौन क्या काम कर रहा है। लेकिन ज़िली अदलिया जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, जहाँ पर लाखों मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनकी वजह से जेलों के ऊपर एक पूरा का पूरा बोझ बनता है, उस जानिब किसी भी तरमीम में तवज्जो नहीं दी जाती। ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने अपने सूबों में इसके हवाले से कोई रिफॉर्म्स करती हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यहाँ पर जितनी भी तकरीरें होती हैं, उनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इस चीज़ की फिक्र थी तो एटलीस्ट पंजाब के अंदर जो लोअर कोर्ट्स का निज़ाम है वो अदलिया के साथ मिलकर, प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर उसके अंदर कोई ऐसी बेहतरी आनी चाहिए थी कि जेलों के ऊपर जो इजाफी बोझ है वो कम हो और जेलों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में पेपर पे तो आप जरूर कहते हैं कि जी फलां को वीडियो कॉल की सहूलत मैसर है, फलां को फोन कॉल की, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तमाम लोग। अच्छा सर, ये ओवरऑल जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, अडियाला जेल हो या इस वक्त जो हालात हैं पंजाब के अंदर, अब इसका क्या मतलब समझा जाए कि क्या मरियम हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम लोग फेल हो चुके हैं गवर्नेंस में, चाहे वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो आम इंसान की ज़िंदगी हो, या उनको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वी आर इररिप्लेसेबल, हमें कोई नहीं हटा सकता, हम तो अपने 5 या 10 साल पूरे करके जाएंगे? देखिए, इक़्तिदार की बुलंदी का जब हम फ्रेज यूज़ करते हैं तो बुलंदी पे जाकर डेफिनेटली जो ऑक्सीजन है वो ज़रा कम हो जाती है और जब ऑक्सीजन कम होती है, जो लोग हाइकिंग करते हैं वो बखूबी जानते हैं कि उसका अकल पे क्या असर होता है, दिमाग की वर्किंग जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसी तरह मैं भी ये समझता हूँ कि जो लोग इक़्तिदार की बुलंदी पर होते हैं वो नॉर्मल थिंकिंग उनके लिए खासी मुश्किल हो जाती है और इसीलिए वो ये समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग खुशामद कर रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सारे लोग ठीक हैं और बाकी लोग जो हैं उनको हमारे से कोई हसद है, जलन है, वो हमें खुशहाली की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता नहीं देख सकते। तो यही मामला पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी है कि जब आप बजट के अंदर 1000 रुपए की जगह 9 अरब 55 करोड़ रुपया खर्च करें जहाज की खरीदारी के ऊपर और उसके बाद सर वो कहते हैं लिए जहाज क्या कर लेंगे, हाँ लिए, वो बड़े खुशी से फख्र से कहते हैं। माइंडसेट को जाहिर करता है।